फिर तो WET पढ़ने के बाद वहां पे आपको याद हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने एक बताया था कि टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ऑल दी फोर्सेस कहने का मतलब जितना पढ़े, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ लियो, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा, मतलब उसका स्पेशली नाम नहीं लिया मैंने, है ना। तो WET के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कहीं पे भी लगा दो, U दिया हो, V दिया हो, जितने फोर्सेस दिख रहे हैं सारे फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अप्लाई करना, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके शायद, नहीं तो किया तो था यार, यहां से भी क्वेश्चन करता मैंने, कुछ मन से भी कराया था, नहीं कराया था, कराया था शायद, कराया था क्या, मन नहीं भरा है क्या? अरे मन भरा है तो बोलो, नहीं भरा है तो एक दो और देख लेंगे। मत देखो, तुम लोग लायक ही नहीं है। अच्छा मन नहीं भरा है तो लो फिर एक आधे और कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ एक आधा और निपटा लिया जाए। चलो एक एक और वार्म अप कर लेते हैं, फिर चलते हैं नए टॉपिक पे। देखो अब थोड़ा रफ्तार आज तेजी से रहेगा तो कान एकदम खड़े, है ना। जैसे मान लो एक छोटा, नहीं खड़ा ऐसे पकड़ के नहीं करना है, कुछ और सेंस ले लेते हैं तुम लोग। मान लो बच्चा, सीन कुछ ऐसा, वैसे बहुत फेमस सा है और बहुत टुच्चा सा है, ऐसा मान लो यहां पर एक ऐसे कर दिया मैंने, और यहां पे एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, और मैंने आपसे कहा कि इस जगह से मान लो एक ब्लॉक है M मास का, अभी इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो अगर अपन इसको रिलीज करेंगे तो बताओ इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन समझ में आता है क्या? अरे कितना ऐसा होगा क्या, सामने स्प्रिंग है, तुम्हें लात मार दी, गए, स्प्रिंग चिपका होगा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम कितना चिपकेगा, समझ गए क्या? तो आपको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है क्या? मुंह से बोल लो, अब टोकूंगा नहीं। हाँ ठीक है, क्या क्या पढ़ो, चलो जल्दी बोलो। WT लगा सकते हैं क्या? पहले सिचुएशन एनालाइज करो, पकड़ के रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी, और मान लो भाई साहब ये H हाइट पर है, अरे हाइट पे रख दिया है, तो अभी रेस्ट पे है, जब पकड़ के रखो इनिशियली 0, और जब ये ऐसे जूम करते करते आएगा तो ये क्या कुछ कंप्रेस होगा क्या स्प्रिंग? तो फाइनली ये कब तक कंप्रेस होगा, जब तक कि इस ब्लॉक का रफ्तार 0, इतना लॉजिक समझ में आता है क्या? अरे जब तक आगे बढ़ रहा है तब तक कंप्रेस होगा, और मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो जितना चिपका सकता था चिपकाया, उसी टाइम पे सवाल पूछा है ना। तो जब तक इसके पास रफ्तार रहेगी तब तक तो ये कंप्रेस होते रहेगा, और जैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो कंप्रेस होना बंद हो जाएगा। इतना आता समझ में? क्या यू है, वी है, आंख बंद करके WT लगाया जा सकता है? चलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। अरे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल भी 0 था, तो यहाँ फट से 0 लिख दे। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे होंगे, जल्दी जल्दी बोलना। ऊपर क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, क्या फ्रिक्शन है क्या यहाँ पे? अरे कहाँ फ्रिक्शनलेस बोला है भाई, म्यू कुछ दिया है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, इसीलिए तो सरसराते हुए गया, क्यों भाई? अब जब ये ब्लॉक इसको ऐसे करके कंप्रेस करेगा तो क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, तो ये रहा पोजीशन 1। अरे दो जगह पे लगाते हैं ना, एक शुरुआत और एक आखिरी, शुरुआत और आखिरी, शुरुआत और आखिरी के बीच में जितने फोर्सेस है सारे फोर्सेस ढूंढ लिया करो। देख यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नहीं दिख रहा है, बट जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे, खत्म कहां पे हो रही है? अरे जहां पे कंप्रेस हुआ, तो पूरे रास्ते में तुझे यहाँ पे नॉर्मल मिला, नीचे MG मिला, और तो कुछ नहीं मिला ना यहाँ पे। बट आगे बढ़ते 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 जब तुम 2 पे आ रहे हो तो यहाँ पे एक और स्प्रिंग फोर्स भी तो दिखा, तो क्या इस वाले में कौन कौन सा आ गया, नॉर्मल लिख दूं? और बोलो, और बोलो। अरे स्प्रिंग यार, तीनों है। तो अब जरा बताना, नॉर्मल हमेशा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसा रहेगा ना, टेंजेंशियल टाइप का, समझ पा रहे हो क्या? तो नॉर्मल का वर्क डन कितना आएगा, तय है ना। MG किधर लग रहा है, और फाइनली कितना नीचे गिरा है, H, दोनों में एंगल कितना, तो कितना लिख दूं? पक्का ना? चल बोलते जाओ। तो तुमने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कितना, वर्क, अरे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन MGH, नॉर्मल वाले का कितना आया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/2 kx², और नेचुरल लेंथ से अगर कंप्रेस होगा तो क्या बोलेंगे, -1/2।
नेचुरल से एक्सटेंड करो तो भी क्या बोलोगे, -1/2kx²। नेचुरल से कंप्रेस करोगे तो भी क्या बोलोगे, -1/2kx²। अगर कंप्रेस के बाद हाथ हटा दो और वो खुद वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे चला गया तो +1/2। समझ गया ना पक्का? तो यहाँ पे और दूसरा क्या चेप दू, बोलो, -1/2kx² इज इक्वल टू, आया क्या समझ में? निकालना क्या था? क्या सबको उधर फेंक सकते हैं आराम से? आ गई एक्स की वैल्यू? नहीं आया। नॉर्मल ग्रेविटी स्प्रिंग फोर्स, ले जी, ये रहा स्प्रिंग। एक ठीक है यार, जल्दी करो, इसको हो गया। एक और देख लो, कर पाओगे आगे? अच्छा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो। एक बार 10वीं वालों को मैथ्स में कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो आप संडे को आ सकते हो क्लास लेने, है ना? ठीक है, 10वीं का मैथ्स के लिए कितने शर्म उरम है बे थोड़ा बहुत? चुप बे, जनरल नॉलेज। यूपीएससी का एग्जाम देगा तू अभी नहीं? चलो एक और कर लेते हैं, आज आज बातें नहीं, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, थोड़ा जल्दी करो। अब ये तो बना दो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है तुमसे एकदम, मतलब दिलो जान वाली रिक्वेस्ट ना। एक टुच्चा सवाल, नहीं नहीं कॉपी में नहीं बनाना है, बस तुम बोलो, मुझे मुझे इंस्ट्रक्ट करते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा, थोड़ा टाइम कम है। बोलो बोलो। मान लो बच्चे एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन पे यहां पे मान लो कुछ एंगल थीटा दे दिया, और मैंने कहा कि इस पे एक ब्लॉक को रख दिया। ये WT पे महारत हासिल कर लो यार। और मैंने कहा कि यार मान लो मैंने इसको लात मार दिया, इंपल्स समझते हो क्या? ये तो आओ एक बार लगा देते, समझ में आ जाएगा इंपल्स। टक, समझते हो क्या? अरे भाई इस पे ऐसे करके पढ़ा तो इंपल्स मतलब फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, या चेंज इन मोमेंटम बोल दो। तो एक बात बताइए, इसको मान लो शुरुआत, मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया, ठीक है? ये भी दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा अगर इसके पास अभी शुरुआत में यू रफ्तार है। अरे मैंने फोर्स लगाया होगा कुछ, लगाते हुए नहीं जा रहा हूं, एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, नहीं समझे? अरे कुर्सी ऐसे पड़ी हुई थी एक बार, समझ गए क्या? तो ये लगातार तो नहीं लगा ना, एक बार इंपल्स अप्लाई कर दिया, ये भाई साहब जा रहे हैं। पर इस बार जो मैंने नॉर्मल प्लेन पे लात मारी है, ऐसे कहां पे मार दिया, इंक्लाइन प्लेन पे एक लात टच से कर दिया, तो ये भाई साहब ऊपर जाएंगे ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं, अरे मान लो यहां तक जाएगा, मान लो यहां तक जाएगा, कब तक जाएगा ये ऊपर? जब तक इसकी वेलोसिटी, ये बात समझ में आती है? कॉमन सेंस है क्या तुम में? अच्छा, इसके पास टेंडेंसी अगर ऊपर जानी है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? तो अब जरा जल्दी जल्दी फटाक फटाक बताओ कि पहला स्टेप क्या था, फोर्स काउंट करना। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां से स्टार्ट करता है और यहां जाके रुक, यहां पे जाके रुक गया, तो मुझे कौन सी हाइट निकालनी होगी? यही तो पूछा है ना इस बार सवाल में। बढ़िया, क्या? चलो बताओ, ऊपर क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, पीछे क्या लग रहा होगा, और कुछ है क्या? यही 3 है ना? चलो बोलो, जल्दी से बोलना। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स, मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, पक्का क्या? फाइनली जाके रुक गया है क्या? तो फाइनल करंट की सीधा 0 लिख सकता हूँ ना अब, कि लिखू पूरा है के ई फाइनल? और इनिशियल बोलो, -12 m u²। आया क्या? मान लो मास m है, इतना गेम खेल लोगे। नॉर्मल का तो बेटा वर्क डन पूरा 0 रहेगा रास्ते भर, क्यों? अरे नॉर्मल हमेशा तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा रहेगा ना, एंगल कितना बनेगा? तो 90 डिग्री बने तो वर्क डन तय है क्या? कहा mu? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चा। हाँ हाँ, वही वही, थोड़ा घर जाके पलटो कॉपी को तो सब आएगा सामने। आगे बोलो, mg किधर? नीचे लग रहा है ना, पर निकालना है क्या, ये h निकालना है। चलो इधर आ जाओ। तो टोटल में देखो किसको किसको लिख रहा हूं, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल, पक्का ना? इज इक्वल टू -12 mu², ठीक है क्या? अब जरा देखो, ये मान लो, ठीक है, ठीक ठीक, ये मान लो बच्चा, यहां से हमने क्या माना, यहां से लेकर यहां तक गया है, इस डिस्टेंस को मान लो x मान लिया, फ्रिक्शन फोर्स इसी पे लगा होगा ना? ये भी नहीं आ रहा समझ, यहीं लगा होगा। चलो अब मुझे बताना, तो नॉर्मल का वर्क डन क्या लिख दूं,
चलो ग्रेविटी का बताओ, बोलो। ग्रेविटी किधर लग रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है, अंधे हो गए हो सब। क्या लिखो? माइनस mg माइनस mg, यही h तो निकालना है। अरे यही h, अरे कितना हाइट तक जा रहा है यही निकालना है ना। चलो आगे बोलो, फ्रिक्स बोलो, प्लस की माइनस? क्यों? ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। बोलो तो, डर क्यों रहे हो यार, बोलते जाओ सब सही होगा। बोलो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू, आया क्या? अरे ये कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या हुआ? जितना ऊपर गया है इज इक्वल टू क्या लिख दूं? अच्छा सॉरी, ठीक है लो ना, सही हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। क्यों भाई, अरे हम गलत लिख सकते हैं क्या? अब देख यहाँ पे फंस गए तुम, सर एक्स भी नहीं पता है, निकालना क्या है? और यहाँ एक एक्स और लेके बैठ गए, ये एक्स दिया हुआ थोड़ी था हमें। तो इस एक्स को क्या हम एच के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये थीटा दिया हुआ है तो? कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास ये एंगल थीटा है और मुझे चाहिए किस टर्म में आंसर? एच में। और ये कितना है? क्या तुमने साइन थीटा के बारे में सुना है? साइन थीटा क्या होता है? तो अरे होगा ना यार। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अच्छा ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्या उल्टा लिख दिया क्या? लो h बाई, अच्छा x इज इक्वल टू h बाई साइन। ऐसा क्यों किया? सपने आ रहे थे मुझे? क्यों? निकालना क्या था? और फर्जी में एक x आ गया है, तो x को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? तो अब केवल इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल क्या बचेगा? तो h को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको समझ गए ना, आधे इधर आधे इधर, बचे हुए यहां भी नहीं बचेगा फिर x, देखो इधर। तो कितना आ गया बोलो भाई, बोलते जाओ। माइनस एम जी एच, ठीक है क्या? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, इसके लिए क्या लिख दूं? एच बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर। बढ़िया है क्या? अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम कुछ देख सकते हो, नहीं दिख रहा है? खत्म हो गए तुम लोग। यहाँ एच है, यहाँ एच है क्या? और देख तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल के इसको भी उड़ा दूं क्या? इतनी गणित आती है दोनों। तो अगर अगर अपन यहाँ से h को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बोलो? g प्लस क्या बच रहा है? म्यू जी कॉस बाई साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू, इधर देखो भाई साहब क्या है? यू स्क्वायर बाई, आगे कर लोगे? अबे जी तो नोन है ना यार, म्यू दिया हुआ रहेगा सवाल में, जी कॉन्सेंट, थीटा तो दे ही रखा था ना क्वेश्चन में पहले से ही। आ गया आंसर। अब भी नहीं आया, नहीं तो बर्बाद हो। अगर अब आया डब्ल्यूईटी, अभी फिर से करें? नहीं, बहुत सारे करते जाए, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना था कि फोर्स आइडेंटिफाई करो, और एनएलएम में तो फोर्स ही फोर्स तो किया, और पढ़े क्या हो। अब आगे बढ़ सकते हैं ना? तो ये तुम्हारे लिए दो होमवर्क। डर जाओगे इसको देख के तो अब बेकार। क्यों भाई? गधो एंगल दे ही दिया, हाइट दे ही दिया है, और यहां से किसी को दौड़ा रहा होगा, कर लेना। चलो अब थोड़ा कान खुला कर लो, है ना, साफ वाफ कर लो गंदगी है तो। देखो इधर, ये काम का है ना, बड़ा बढ़िया। एक बात बताओ मुझे, हम कहते हैं बच्चा कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं? कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझना। तुम्हें मैंने चोरों डाकू के मोहल्ले में घूमने भेजा, नहीं जाओगे? ठीक है, मान लो चोरों और डाकू के मोहल्ले में नोट से भरा हुआ बैग लेके भेजा, और कुछ कांच गिर गार गया, तो तुम जब वापस आओगे तो क्या वो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लगता है? और शरीफों के, जैसे मान लो मेरे जैसे लोगों के मोहल्ले में जाओ, क्या भाई, तो रास्ते में तुम्हारा गिर जाएगा, तो मैं रास्ते में से खड़ा रहूंगा, कब तुम आओगे सनम, तो तुम्हें कब वापस करूंगा। क्यों भाई? भाई मैं शरीफ हूं। पेन गायब कर लिया था? नहीं, इतनी सस्ती चोरियां मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अब आप, अरे यार बोलने तो दो।
प्लीज सुनो, एक बार बता रहा हूं, यहां बिठा लो और ये हर बार आएगा, वरना तुम लोग WET और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसको अगर मैंने अगली साल अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया 12वीं की फिजिक्स, तो तुम इतने मजे से पढ़ो, तुम्हें लगेगा अरे सर कुछ है ही नहीं फिजिक्स में। ध्यान से सुनना, ये बड़े मस्त वाले अस्त्र हैं, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, थोड़ा कोशिश करते हैं मैं समझ में आए। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड है, जरा सुनना, मैंने कहा कि तू पैसे लेके गया, घूमा, तेरे अगर गिर भी जा रहे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए क्या? तू वापस अपनी जगह आएगा तो वापस से तेरे को उतरे, मेरे रास्ते में लोग तेरे को वापस कर देंगे। तो शरीफों का मोहल्ला हो गया कंजर्वेटिव फील्ड, समझ गए क्या? अब मान लो एक ऐसा मोहल्ला है जहां बेईमान भी रहते हैं, जैसे नॉर्मली होता है, क्यों भाई, अरे मोहल्ले में तो हर टाइप के घर होते हैं ना, ठीक? तो जहां पे अगर लेकिन एक भी बदनाम इंसान रह रहा होगा तो वापस नहीं मिलेगा, तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव, शरीफों का मोहल्ला कंजर्वेटिव, बदमाशों का नॉन कंजर्वेटिव। ऐसा मोहल्ला जिसमें बदमाश शरीफ दोनों रहते तो भी वो किस में आएगा? नॉन कंजर्वेटिव में। कई बार घर में ना पापा लोग एग्जाम्पल देते हैं या माता पिता भी दे देते हैं ना, कि तुम इतू सा चोरी कर रहे हो, कल इतना सा करोगे, आज 10 रुपए लिए हो, कल 100 रुपए गायब करोगे। अच्छा सॉरी, अब तो जमाना बदल गया है ना, हम लोग के टाइम में 2-4 रुपए चोरी चलता था, तुम्हारे में तो 100-500, तो बोला जाता आज 500 ले रहे हो, कल 50,000 चोरी करोगे, है ना, ऐसा करके। तो एक भी आ गया तो हो गया। अब जरा सुनो, जरा सुन लो, एक स्टोरी बना लेते हैं तो फिर आसान हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जैसे बच्चा हम कहते हैं, पहला तो मैं बोल रहा हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मैं लॉजिक समझाता हूं। और यहां पे जो एनर्जी का लॉस होता है, लॉस एक्चुअली नहीं होता है, वो किसी और फॉर्म में स्टोर हो जाता है और हम उसको वापस से यूज कर सकते हैं। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा बर्दाश्त करो, लास्ट तक समझा दूंगा, इसकी गारंटी है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मान लो अपना ये रहा आयुष, ठीक है, आयुषी नाम है तेरा, जुड़वा नहीं आ रहा तेरा युवल। आयुष को मन अपनी, नहीं यार ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ो ऐसे नहीं नहीं, बेचारा फ्रस्ट्रेट, नहीं नहीं यार, नहीं तुझे बुरा लग जाएगा, तू ऐसे ही बुरा मानता है, नहीं बोलेंगे ही नहीं। चलो सुनो, ऐसी ऐसी एक बात बताओ, ये अगर ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है क्या, अगर मैं ऐसे इसको उठा के जैसे जैसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या मेरा एनर्जी खर्च होगा? थोड़ा बहुत ही सही, नहीं होगा। जिसको लग रहा है नहीं खर्च होगा, आज घर पे जाना और 10 बजे के बाद सुबह तक ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है, और फिर मुझे सुबह बताना कि थके कि नहीं थके। सुनो सीन क्या होता है, तो जब अपन ऊपर लेके जा रहे हैं तो मेरा जो मैकेनिकल एनर्जी था, ये मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होते जा रहा है। अभी आगे टर्म हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आप ऐसे समझो कि सर आपका एक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना पानी के फॉर्म में। वाह रे वाह वाह यानी मैं और ऊपर ले जाऊंगा तो पानी बढ़ जाएगा, खत्म है सब, कॉमन सेंस ही नहीं है। आगे सुनो सुनो सुनो, तो मैं अगर इस पे अपना एफर्ट लगाऊं, एनर्जी, मैकेनिकल, मैकेनिकल समझते हो क्या, लत्तम जुत्तम पवित्रम, हाथ पांव से जो लगा रहे हो, है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रहा है। तुम्हें दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है, पर हो रहा है। पता कैसे चलेगा? इसको छोड़ दो। तो हम कहते हैं दो ही हमें पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल, भी समझाऊंगा क्या सीन है। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैंने अपनी एनर्जी दे दी इस बॉटल को और मैं कह रहा हूं कि ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या? और जब इसको वापस से रिलीज करोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक। अरे मोशन में कोई भी चीज रहता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? तय है क्या? तो इसका जो भी, अब मैं कह रहा हूं सर ये चलते चलते चलते, अभी देखो चल रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? मेरी मैकेनिकल वाली इसको चला रही है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी इसको चला रही है, तो चल रहा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी हो गया? काइनेटिक, बरोबर है क्या? और यही काइनेटिक अब जाते जाते रुक गया तो काइनेटिक तो खत्म। अरे रुक गया तो खत्म हो गया ना, मतलब चोरी हो चुका है। लेकिन ये चोरी नहीं हुआ है, ये एनर्जी इसी के पास है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बोलोगे सर वापस करके दिखाओ, तो लो छोड़ दो। तो यही अभी चलते हुए गया तो काइनेटिक था, ऊपर जाके स्टोर हुआ पोटेंशियल में, और जब तने छोड़ा तो वापस से क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा फील आया क्या? हल्का सा। लेकिन सोचो, मैं अब देखो तो ये जो एनर्जी था ये रिवर्सिबल था क्या या रीयूजेबल था क्या? नहीं। अबे गधो कैसे नहीं था यार, पत्थर ले गए ऊपर, तो मैं तो थक गया ना। वो पत्थर
तुम्हें पहली मंजिल पे ले गया तो तुम्हारे अंदर कम पोटेंशियल, अरे मैं थकन है तुमको उठा के ले गया तो तेरे अंदर क्या आ गया ऊपर जाके, पोटेंशियल एनर्जी, फिर वहां से लात मार दिया तो नीचे गया तो वही एनर्जी नीचे काइनेटिक फॉर्म में जाके नीचे टकराओगे, और चौथी मंजिल पे लेके चल जाओ तो ज्यादा नहीं थकूंगा। किसी का घर है चौथे मंजिल पे, बोरा ले लेना और चढ़ जाना एक बार छत पे, समझ में आ जाएगा है ना कब थकते हो ज्यादा। तो कहां जा रही है एनर्जी, सारा बोरा के अंदर, तेरे अंदर भी जा रहा है ना, तो उसके अंदर चला। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो। मैं तुम्हें थोड़े एग्जांपल से बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी और बातें लिखते हैं। वर्क डन, या फिर हाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन only initial and final position। इसका मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है क्या, जरा देखते जाओ, कुछ और पॉइंट्स लिख रहा हूं, पहली बार लिख रहा हूं क्या, देखते जाओ। और सुनो, वर्क डन अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। अभी बताऊंगा पोटेंशियल पे पूरी पीएचडी करूंगा। पोटेंशियल दो ही एनर्जी पढ़ने, पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, दो ही है बस। ठीक है, करेंगे अभी। एक और पॉइंट लिख देता हूं ना, मन कर रहा है। दिस ये मत लिखो,
अंग्रेजी में क्या लिखा है? रीयूजेबल, रिकन्वर्टेबल, रिकन्वर्टेबल। दोबारा से अंग्रेजो बता दो तो दोबारा से यूज कर सकते हैं। क्या बोले? रिकन्वर्टेबल लिखते हैं, है ना? रिकन्वर्टेबल। हाँ तो कन्वर्ट ही तो करा रहे हैं, और ऊपर ले गए तुझे, गिराया तो चित्रा गई, मन नहीं भरा, फिर ले गए ऊपर, फिर गिराए तो फिर चित्रा गई, फिर मन नहीं भरा, फिर ले गए ऊपर। समझ गए? आ रहे थोड़ा रुक तो जा, सब्र करो, सब समझा रहे, बारी बारी सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। लिख लेती हुई ना, बस हो गया खत्म। आ जाओ, ऐसी पढ़ाना तो मजा आ जाए। देखिए पहला पॉइंट, आजा आजा आजा, थोड़ा देखते हैं। अच्छा थोड़ा और थ्योरी वो लिख के देते हैं ना। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स में जरा देख, बात मत करो यार प्लीज। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, चौथा इलास्टिक, क्या बोले? इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है क्या? तुम्हें भी यही समझ में आएगा? ठीक है, इलास्टिसिटी छोड़ दो, बस काफी है थ्योरी। अरे इलास्टिक एनर्जी होता है बच्चा, आते हैं टेंशन, ऐसी निकाल दे, मजा आ जाए तुमको। क्यों भाई? अब आ जाओ, अब ध्यान से कान खोले रहो, तुम्हें बारी बारी से पॉइंट समझाते हैं, तुम्हें ज्यादा फील आएगा। मैंने क्या कहा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ कितना होगा? हमेशा 0। ऐसा बोला ना, जरा प्रूव करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। चेक करें जरा। मान लो, अब देखो बारी बारी से डिस्कस करो, देखते जाओ तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मान लो एक m मास का ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ठीक है क्या? इसको तुम उठा के ले गए किसी h हाइट पे, ये रहा तुम्हारा पोजीशन 1, ये रहा पोजीशन 2, बढ़िया क्या? अब तू इसको नागिन डांस करा के ले जाए, चाहे ऐसे ले जाए, चाहे ऐसे 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 करके ले जाए, अगर हाइट h है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? बोलो जरा। अगर 1 से 2 गए तो बोलो, सोच के बोलो। mg किधर, वो किधर है डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे? समझ में? वो दिखता है यार, उसके लिए तुम्हें चांद में जाने का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। mg डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? cos 180, cos 180 कितना होता है? फिर लोग कहेंगे सर सिलेबस पीछे रह जाता है। यश मैं तुझे नहीं बोल रहा भाई, समझ गए ना? अजीब अजीब चिड़िया घर में अलग अलग, तो दिक्कत तो होगा थोड़ा। ये क्या था 1 से 2? क्लोज लूप किसको बोलते हैं? अरे जहां से शुरू करा वापस वहीं आ जाओ, समझ गए क्या? अब बताओ, जब 2 से 1 पे आएगा तो क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg किधर? वापस आया तो दोनों के बीच में एंगल, तो कितना लिखोगे? mg। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ? किसमें किसमें? क्लोज्ड लूप में। समझ गए क्या? कितना है बोलो बच्चा? अरे सर प्लस mg है, माइनस mg है, कितना है यार? क्या पहला स्टेटमेंट क्लियर है क्या? और जो मैंने कहा पाथ इंडिपेंडेंट, वो बात भी क्लियर। मत क्या था, कांस्टेंट फोर्स में पढ़ा चुका हूं, तो क्या ऐसे बार बार वही आ रहा था mg। अब आ जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर देखो, दूसरा सिचुएशन देखना जरा। अब एक बात बताओ, ऐसे करके एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक पे मान लो बच्चा मैंने फोर्स लगाया इधर, और ये ब्लॉक इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, जरा चेक करना, अगर मैं भी आपसे पूछूं कि मान लो कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अरे रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? अरे बोलो यार, पीछे लगेगा, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है? तो मान लो ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन
तो अब जरा मुझे बताना, पहला 1 से 2 पे जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कितना, माइनस म्यू एन एक्स, नहीं है समझ में, अरे फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना 180, तो माइनस, अरे ये रहा ना फ्रिक्शन फोर्स से आए तो एक्स कर दिए। अब जरा 2 से 1 का बताओ। अच्छा, अरे ब्लॉक यहाँ आया, अगर इधर लेके जाओगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अरे पीछे लगा कि नहीं लगाया, पक्का। तो अब 2 से 1 में अगर वर्ड टर्म निकाले, देखो 2 से 1 का था ये, अच्छा फोर्स लिख दिया मैंने, क्या गलत लिख दिया, नहीं रुको, हाँ जी, ये वर्क 1 से 2 से 1 निकाल, बता कितना आएगा, माइनस म्यू एन एक्स आएगा फिर से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब इधर लगेगा ना यार। तो अब टोटल वर्क डन अगर मैं आपसे पूछूं क्लोज्ड लूप में, तो तुम क्या बोलोगे, -2 म्यू एन एक्स, थोड़ा आइडिया हुआ क्या। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा 0 आता है, समझ गए क्या। अगर क्लोज लूप में वर्क डन 0 आ रहा है तो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल। सर देखो थोड़ी और बातें, थोड़ा आइडिया हुआ क्या अभी ये वाला समझाया, ये वाला डिफरेंस है। हाँ, इसमें कितना है टोटल वर्क डन और इसमें कितना आया था, और मैंने क्या लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज लूप कितना होना चाहिए, 0। अगर 0 है तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और प्रैक्टिकली सोचो तो जो मैंने अभी एंगेज यही वाला ग्राफ है, तो दिखा था ना स्टोर हो रहा था उसके पास, करते हैं पोटेंशियल नहीं करते। हाँ, ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझ गए क्या। थोड़ा और पढ़ते, थोड़ा और पढ़ते, थोड़ा और देखो, स्लाइड तो बढ़ते जा रहे हैं। चल थोड़ी और बातें करते हैं। देखो एक स्प्रिंग है, ठीक है क्या, जरा सोचना, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स था कि वेरिएबल फोर्स था, तुम्हें क्या लगता है वेरिएबल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव। नहीं सुना ऐसे देख, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, 1/2 kx²। अरे जितना कंप्रेस हो या जितना एक्सटेंड हो इसी पे डिपेंड करेगा ना। जैसे एक स्प्रिंग, ऐसे सोचो जरा, स्प्रिंग, अरे सोचो स्प्रिंग है क्या, स्प्रिंग को अगर ऐसे करके दबाओगे तो थकोगे, सोचो, तो क्या वो उसके अंदर स्टोर्ड हो गया किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कैसे पता चला, हाथ हटा के देख लो, पट से ऊपर होता है। एक स्प्रिंग है, पकड़ के तीर दो, तीर दे ना भाई, पक्का, क्या छोड़ो तो वापस जाएगा अपनी जगह पे, देख लो जाता है ना। तो जब हम खींच रहे थे तो वो एनर्जी कहाँ जा रही थी, स्प्रिंग के अंदर गई ना भाई मेरी मैकेनिकल एनर्जी, तो वो गायब हो गई है, वो उसके अंदर स्टोर हो गई है ना, और वही एनर्जी तो उसको वापस अपनी जगह लेके जाएगी, समझ गए क्या। तो उसको लेना देना किससे, सिर्फ और सिर्फ कितना एक्सटेंशन कर रहे हो, आप जितना ज्यादा एक्सटेंशन करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। और क्या एनर्जी वेस्ट में चला गया, सर वेस्ट में नहीं गया है, आप हाथ हटाओ ना आपको वापस मिल जाएगा, समझ गए क्या। तो स्प्रिंग फोर्स भी किसी कैटेगरी में आएगा, कंजर्वेटिव, उड़ा दिया होगा, पक्का। चल हाँ जी, तो भाई साहब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी किस कैटेगरी में है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में, समझ गए क्या। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं, और आप ऐसे इसका उल्टा भी करके देखोगे तो भी सेम आएगा, क्लोज पाथ में, क्लोज लूप में वर्क डन 0 आएगा, पूछो कैसे, ऐसे है, कंप्रेस करा कितना, -1/2 kx², हाथ हटा दो, तो कंप्रेशन से नेचुरल किस पे जाएगा, +1/2 kx², तो दोनों को जोड़े तो क्लोज लूप में वर्क डन कितना आ गया, थोड़ा आइडिया हुआ क्या, गधे हो तो
एक स्प्रिंग देखते जाओ, बहुत हंस रहे है क्या? अगर मान लो बच्चा इसको मैंने खींच के इधर देखो एक्सटेंड कर दिया, कितना तक? एक्स तक। तो पहले खींची के ना भाई, इधर एफ लग रहा था ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? अरे बोलो भाई, इस तरफ लग रहा होगा ना स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे इस केस में? -1/2 kx²। बढ़िया क्या? अब जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा जो मैंने खींच रखा था, तो जब मैंने खींचा था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना भाई। तुम खींचे पकड़े रहो, हाथ में दर्द हो जाएगा, एनर्जी जा रही है। तुम जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही वापस जाएगा। क्या कौन लेके जाएगा सर? स्प्रिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? x। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? +1/2 kx²। फिर दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? अब आइडिया हुआ क्या थोड़ा सा? इसी तरह थोड़ी बातें और कर लेते हैं। इसी तरह बच्चा जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लास के अगले साल ही पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको भी लेना देना नहीं होता है पाथ पे। उसका फॉर्मूला इतना क्यों कर रहा है, जरा इधर देखो, मैं वैसे ही लिख देता हूं, कभी टकराया तो देख लेना। दो चार्जेस के बीच में अगर प्लस हो, मान लो प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, तो इनके बीच में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? नहीं, मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, ऐसा पढ़े हो। प्लस माइनस में गैस क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है F = K Q1 Q2/। अभी बस इतना, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में ही। समझ गए क्या? फिलहाल अभी उतना नहीं जा रहे हम लोग, मैग्नेटिक सब का लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रखना, कहीं अगर सब जाए तो समझ लेना। जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चा सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस बच्चा अपन उन फोर्सेस को बोलते हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, या फिर आप ऐसे बोल दो जो हमेशा अलोंग दी लाइन लगेगा। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? ऐसे सोचो, मान लो यार, क्या तुमने ग्रेविटेशन क्लास 9 पढ़ाई करी है क्या? अच्छा, ग्रेविटेशन नामक एक चैप्टर हुआ करता था 9वीं कक्षा में, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया गया होगा। उसमें कहा होगा कि एक मास m1 है, एक मास m2 है, तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है कितने फोर्स से? F = G m1 m2 अपॉन। तो ये जो अट्रैक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। मतलब सर, अरे ये वाला जो होगा ना, इधर देखो, ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींचेगा, किस तरफ? ऐसे खींचेगा ये, और ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा। तो अगर एक लाइन ऐसे करके ज्वाइन करे तो ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं लाइन के अलोंग ही लगेंगे हमेशा। समझ गए क्या? अच्छा, मान लो अगर एक मास m1 यहाँ है, एक मास m2 यहाँ है, ठीक है क्या? अभी भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा? सर, m1 वाला इसको इधर खींच रहा होगा, समझ गए क्या? यही होगा ना अट्रैक्शन यार, ये बात कर। और ये जो m2 वाला होगा m1 को इधर खींच रहा होगा, तो एक लाइन देखो, तो ये फोर्सेस के एक लाइन में ही लग रही है क्या? समझ गए? तो ऐसे फोर्सेस को किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, बहुत पीएचडी करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मैंने कहा ये रहा m1, ये रहा m2, सर ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इनको सेंट्रल फोर्सेस नहीं बोलते हैं। ऐसा होता ही नहीं ग्रेविटी। इसी तरह तुमने मैग्नेट से खेला है क्या? बोलो, खेला है? तो मैग्नेट एक से रखते हो, उसके सामने अगर टेढ़ा करोगे, अगर रिपेल की कैटेगरी में, तो टेढ़ा करके कैसे उसको धक्का लगाता है? ऐसे ही लगाता है हमेशा। यहाँ रख दो तो देखे हो यार, ऐसे ही लगता है ना, तो वो भी कैसा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा करो। इसी तरह मान लो अगर बेटा चार्जेस के केस में ले ले, अगर प्लस प्लस है, तो ये वाला सर इसको इधर खींच, सॉरी ये वाला इसको इधर धक्का लगाएगा, ये वाला इसको इधर धक्का लगाएगा अलोंग द लाइन, तो किस कैटेगरी में आ गया? सेंट्रल फोर्स। क्लियर? कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया? अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बाकी मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिख दिया आपके लिए, ठीक है क्या? अब इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो तुमको ना समझ में आ रहा हो, पहला पढ़ो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज। दूसरा पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन ओनली एंड, स्प्रिंग में भी देखा ना, इनिशियल प्लस सॉरी -1 वापस गया तो +1, तो इनिशियल और फाइनल पे। अब तुम उसको इचे करके ले गए, या ऐसे ले गए, या ऐसे लहरा, नहीं समझे? अरे स्प्रिंग है ना यार, मेरी मर्जी, मैं इसे दबाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे 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 करके फिर दब, उसको लेना देना नहीं है, उसको बस किससे मतलब था? तुमने फाइनली कितना दबाया, समझ गए क्या? इस पेन को मैं ऐसे ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो अभी भी क्या बोलोगे? mgh।
mgh कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तीसरा पॉइंट देखो, वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखा होगा अगेंस्ट, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल देखो पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़ना है, थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली मैं थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे जो एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैंने कहा, किसी सिस्टम, अब मैं सिस्टम बोल रहा हूं, समझ में आएगा क्या, जिस पे अत्याचार हो रहा है, तो सिस्टम जिसकी पोजीशन चेंज कर दो या फिर कॉन्फ़िगरेशन, अब तो मार बोल के तुम्हारा मुंह का थोपड़ा बिगाड़ दिए, समझ गए क्या, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना या फिर उसके पोजीशन को चेंज करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी, उसी ऑब्जेक्ट में, बाहर वाले में नहीं, उसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाता है उसी को किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। समझिए क्या, स्प्रिंग था, स्प्रिंग को दबाया ना यार, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए क्या, एक ब्लॉक था उसको उठा के ऊपर रख दिया, तो क्या उसकी पोजीशन चेंज करी मैंने, और मैंने अगर मैं इस ब्लॉक को बेटा ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूं तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। जरा सोच के देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, ये मानते हो, अरे ठीक से बोल लो भाई, अभी तो पढ़ा पक्का। तो अब मैं अगर इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो ग्रेविटी किधर लाना चाहता था, इसको नीचे ना, लेकिन मैं इसमें काम कर रहा हूं ना, तो ये मेरा काम कहां जा रहा है, फिर इसी सिस्टम में नहीं रहे, इसी सिस्टम में स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल। इसके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कैसे आई है, क्योंकि सर आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जाके काम किया है, वही काम इसके अंदर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। थोड़ा लॉजिक बना गया। एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, बढ़िया, क्या मैंने एफर्ट लगा के उसका ढांचा बदल दिया, तो मेरा एफर्ट था ना भाई, तो मेरी एनर्जी कहां गई, और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स क्या चाहता था, उसको वही रखना है नेचुरल लेंथ पे, बट तुमने बाहर से काम करके उसको दबाया कि नहीं दबाया, तो तुमने उसके अगेंस्ट में काम किया ना, थोड़ा लॉजिक बन गया क्या, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल दो, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, शेप बदल दो, सॉरी शेप वगैरह, पोजीशन बदल दो, तो उसके अंदर आपको, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा आइडिया हुआ, अभी पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़े से कैसे कैसे पढ़ाऊं मैं, बड़ा टेंशन हो गया। कंजर्वेटिव का आइडिया हुआ, सर नॉन कंजर्वेटिव किसको बोल रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब तो तुम शायद बोल सकते हो, क्यों भाई, पहला पॉइंट बोलो थोड़ा दिमाग यूज करके, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, क्यों भाई, नहीं करता होगा। देखो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को कौन सा बोला है, नॉन कंजर्वेटिव बोला है ना। अब एक बात बताओ, इसी बेचारे को कांटा बिछा के एक बार ऐसे रगड़े, फिर पलट के फिर रगड़े, तुम्हें लगता है कि एक बार एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो चुकी, बस हाथ ही इसका मेरे हाथ में रह जाएगा, सोच के देखो, बेचारे टेंशन में आ गए था, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, फिर ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे चित्र चित्र जुड़ के फिर ये खड़ी हो जाएगी, पर अगर इसी को ऊपर लेके जाए तो जो एनर्जी, अब ये मत कहना चित्रा, वो अलग बात है, ठीक है। तो जरा देखो, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ, वर्क डन बाय, यार बहुत बोरिंग काम है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन, बोलो भाई, समझ गए क्या, दूसरा बोलो भाई, वर्क डन in a by non-conservative force in a closed loop does not is equal to, कितना पड़ेगा, अंग्रेजी ठीक ही बोला था, डिपेंड ऑन, तेरे को पकड़ के घिसे जा रहे हैं, खत्म होगा एक दिन। मूवी नहीं चल रहा, कि मूवी बोल रहे हो, कौन सा रील चलता है यार, वो जो फॉरवर्ड वाला नहीं, अरे पेपर फाड़ दिया फिर उसको रिवर्स में चला दिया तो जैसे जुड़ता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होता है ना। देखो इधर रील्स वाले ज्यादा समझ रहे होंगे, तो सभी बनाते हैं क्या बात कर रहे हैं, देखता है बस, चलिए जरा
अरे जल्दी बोलो भाई। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप डज नॉट इज इक्वल टू, हो गया टाइम पास, एग्जाम में लिख लोगे। थोड़ा अंदर से फील आ गया क्या कि हाँ सर ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा थोड़ा पकड़े रहना, फिर आ गया सवाल। इतना सारा चीज मेरे पास हो गया, मैं कैसे पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सोचे थे जल्दी हम निपटा देंगे, यहाँ स्लाइड पे स्लाइड ऐड करे पड़े हम, कैसे होगा? दिल थाम के बैठो, बस एक चैप्टर और रह जाएगा रोटेशन जिसमें टाइम लगेगा, उसके बाद तो एक दिन में चैप्टर, उसके बाद तो तुम रफ्तार ऐसा देखो पागल हो जाओगे, एकदम सर पकड़ के बैठ जाओगे, बोलोगे नहीं पढ़ेंगे अब, दाना बेकार है। चलो चलो देखिए, थोड़ा थोड़ा ये हमें लॉजिक आ गया ना। अब सीन ऐसा है कि मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दे दूं और तुम्हें इक्वेशन देख के बताना है कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। सवाल सुन लो, मैं इक्वेशन लिख के दूंगा, तुम्हें इक्वेशन से तुक्का लगाना है, दो ही ऑप्शन है, या तो कंजर्वेटिव या तो नॉन कंजर्वेटिव। तुक्का के लिए तैयार हो ना? अभी ठीक से बैठ रहे तो हाँ बेटा, सीधा बैठ इंसान जैसा, किसी और को सुस्ती है तो बोलो। कपिल शर्मा में देखो ना अलग अलग मसाज, यहाँ प्रैक्टिकल क्रिकेटर दिखाएंगे, कौन है वो नाला सोपारा वाली सपना। चलो देखो, मान लो बच्चा, बातें नहीं थोड़ा जल्दी गया रफ्तार ला गया। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया f इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y j कैप, बढ़िया, ऐसा मैंने नॉर्मल सा सवाल लिख दिया। मैंने आपसे पूछा कि मान लो आप इसको इतना फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को 1,2 से 3,4 पे लेके जा रहे हो, ठीक है क्या? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या ये सवाल आप कर सकते हो आराम से? ये भी नहीं कर सकते हो तो बेकार है तुम्हारी जिंदगी, नहीं कर सकते हो तो। अच्छा, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कैसे पहचाने? एक्स और वाई देख के हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, ठीक से बोल दो रे, पैंट टाइट है तो गोली क्यों मार रहे हैं? देखो तो क्या करो, बोलो वर्क इज इक्वल टू, यस, मंथ कौन सा चल रहा है? नवंबर है ना? यस सर। तो दिसंबर, फीस सबने जमा कर दी है ना? फूटूंगा कायदे से, है ना? देखो इधर, चलो नुकसान भी तुम्हारा होगा ना, घर वाले लात मार के भेजेंगे, पैसा जमा के जाओ फिर मार खा के आओ, है ना? इसलिए ध्यान रखो। चलो बोलो एफ डॉट, आगे बोलते जाओ 2x i कैप, वेक्टर फॉर्म में ना, क्या लिखो? dx dy, आगे बोलो 2x, आगे बोलो 3y, x पे कहां से कहां लेके जा रहे हो? 1 से, y में कहां से कहां लेके जा रहे हो? 2 से, मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसके आगे। क्या ये सवाल तुम सॉल्व कर लेगा आराम से? तो बोल देना ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या? बोलो ऐसा क्यों, हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, क्यों? अरे इनिशियल पॉइंट रखे और कौन सा रखे हो? अरे इनिशियल रखे ना, इसमें कौन, तुमने यहाँ पे क्या पुट करा है? सिर्फ इनिशियल, और किसको रखा है? तुमने रास्ता वास्ता देखा क्या? अरे 1 पे था, 1 से कहाँ गया? और y पे 2 से कहाँ गया? सॉल्व हो जा रहा ना आराम से। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? कंजर्व, ठीक है क्या? आगे देख, इधर देखो, इधर देखो, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग तीनों? मान लो, इधर देखो, मान लो मैंने बच्चा लिख दिया 3x i कैप प्लस 4xy j कैप, ठीक है क्या? ठीक है सब। और मैंने कहा कि तुम इतना फोर्स लगा के किसी 1,2 पॉइंट से उठा के 3,4 पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हो। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले बताओ वर्क फोर्स कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कैसे पता? जब वेरिएबल फोर्स रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? लगाओ, बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डॉट dx ना ds लिख दो क्या, क्योंकि तोड़ेंगे ना इसको, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, बोलो 3x i कैप प्लस 4xy, बढ़िया, क्या आगे बोलो, बोलो dx i कैप dy, लिख सकते हैं ऐसा। अब बोलो अगला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, z की जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिखी, क्या dx के साथ i आता है, dy के साथ j आता है। अरे सर वो 4xy लिखो ना, उसके लिए बोलते हैं। यहाँ 4xy सवाल में दिया होता है, इसलिए 4xy j कैप लिखे। अभी तो dxy j कहाँ पे बेटा, फेयर कॉपी दिखाओ जरा मुझे, अरे फेयर कॉपी दिखाओ ना, एक एनएलएम वाला लास्ट के दो दिन क्लास हो गई, फेयर कॉपी दिखाओ जरा, कहाँ है फेयर कॉपी, फेयर कॉपी आदित्य सुधारो, आयुष कॉपी बनाए नहीं है ना, दिखाओ लास्ट क्लास का दिखाओ तो सही, उससे पहले का दिखाओ, है ही नहीं बच्चा, इसके आज चौथा लेक्चर है और नहीं भी कॉपी का पेज भरा होगा तो कम से कम 10 पेज तो जरूर भरा होगा, कितना भरा है भाई, इससे लिखा होगा 10 पेज तो वर्ग का भरा होगा ना, या तो नहीं लिखे हो, 10 मतलब 20 हो जाएगा फिर, और इनका भी एनएलएम का पुली का गोला गोला बना हुआ है भाई। डीएस को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, dx i कैप dy j कैप, ये पढ़ा इससे पहले भी तो यही थी। अब बोलो, देखो बाउंसर जाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उनको आएगा, अगर तुम्हें हमारी बातों का बुरा लग रहा है तो कृपया करके बहुत ज्यादा माने और कायदे से पढ़े। तो यहाँ क्या लिख दूं, 3x dx, यहाँ बोलो 4xy dy, लिख दिया क्या, लिमिट लगाया जाए। हाँ इधर देखो जरा, अब जरा देखो ध्यान से, इसमें तो तुम्हें दिख रहा है कि सर x में 1 से कहां लेके जा रहे हो, क्या ये सॉल्व हो सकता है आराम से, क्यों, यहाँ फंक्शन किसका है और यहाँ क्या है, सॉल्व हो सकता है, पढ़ाया ना सर x के साथ dx, इसको पकड़ जरा, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है और दूसरे क्या दिख रहा है, क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या, अगर यहाँ पे केवल और केवल y होता तब तो सॉल्व होता है ना, तू यहाँ पे सॉल्व कर पाएगा, तो आंख बंद करके क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स है, और कंजर्वेटिव, अब इसका ये मतलब नहीं कि तुझे इंटीग्रेशन नहीं आता तो लिख देना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सर नहीं आता था इसलिए लिख दी। अब जरा अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल कब सॉल्व हो सकता था, अगर यहाँ x की जगह पर y कुछ आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा ना, या और मैं ऐसा कब कर पाऊंगा, जब सवाल में मुझे दिया हुआ हो x बराबर इतना, या x बराबर मतलब x और y को आपस में रिलेट किया होगा क्वेश्चन में, तब तो तुम यहाँ से x को हटा पाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर आपको धीरे से दे दिया होता कि भाई साहब x बराबर क्या है, तो तू यहाँ समान से x की जगह क्या लिख देता और y इंटू वाई क्या हो जाता, वाई स्क्वायर। लेकिन अगर x इंटू वाई लिखोगे इसका मतलब क्या होता है, जितना x उतना y, अगर x बराबर y लिखो तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या ये लाइन होगी, अगर तुम x इक्वल टू वाई बोल रहे हो तो क्या तुम्हारे पास मजबूरी है कि तुम्हें इसी, अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट A पे पहुंचना है और कंडीशन लगा दी x इज इक्वल टू वाई, तो क्या ये मेरी मजबूरी होगी, मुझे इसी लाइन पे ही चलना पड़ेगा, नहीं आ रहा है गधे हो, देखो फिर अगर मेरे सवाल में x इक्वल टू वाई गिवन है और मुझे किसी पॉइंट A पे पहुंचना है और इस इक्वेशन के हिसाब से पहुंचना है, तो क्या मेरे पे रिस्ट्रिक्शन है कि सर आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्या क्या ऐसे करके जाएंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा ये पाथ, ये किसका स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है, लॉजिक समझ में आएगा। तो क्या यहाँ पाथ डिपेंडेंसी आ गई, और जब पाथ डिपेंडेंसी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, किताबों में नहीं पाओगे, इसमें ध्यान से सुन लो, लॉजिक आया, साथ वाले पढ़ रहे हैं ना, जाके मजे ले लेना, वो बस बोल देगा सॉल्व नहीं हुआ तो इतना हो गया, क्यों तो नहीं बता पाएगा। चलो इधर आ जाओ, हाँ रजय सर से पढ़ा होगा तो बता देगा, देखो इधर 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 सुनो, अगर अब x इक्वल टू वाई लिखा, ये जरूरी है क्या, अरे कुछ भी दे सकता था ना यार, मान लो अगर मुझे ऐसा दिया होता, जरा समझना, मान लो मुझे दिया होता
हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये गिवन रहता बेटा मान लो, ठीक है क्या। तो इसका मतलब ये एक्स और वाई कैसे रिलेट कर रहा है ना, तो इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे बेटा कैसा बनेगा, ये होगा पैराबोला ओपनिंग, यही होगा ना। तो अगर मान लो मैं किसी पॉइंट ए की बात कर रहा हूं कि उठा के यहां लेके जा रहे हो, तो ये इक्वेशन क्या तुम्हें मजबूर कर देगा कि इसी रास्ते पे चलो। थोड़ा आया तो बोलो, अरे भाई अगर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। अब मैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी का वर्गमूल निकालना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मजबूरी होगी नहीं कि सर ऐसे ही चलना पड़ेगा, तब तो ये वाली बात सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पे पाथ की डिपेंडेंसी आ गई ना, तो अगर पाथ की डिपेंडेंसी आ गई तो तुम उसको क्या बोलने वाले हो। लॉजिक क्लियर है एकदम बढ़िया से, कंजर्वेटिव। एक और पढ़ो लास्ट, बेटा नोट्स कायदे से बनाओ, मैं फिर कह रहा हूँ ये 2 साल काम आएंगे, अगले साल इतना अच्छा नोट बनाओ कि तुम्हें जब भी मौका मिले। और जितने बच्चे, मैं तो आप लोग सबको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही अप्रैल वाला 12th का पढ़ाई जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही 11th का उठाते जाना रैंडम क्वेश्चंस पेपर, मतलब जेई का कर रहे हो तो नीट का कर रहे हो, जो भी उठा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस तुमने अभी झक मार के, मतलब क्या बोलते हैं, फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए रिवाइज तो करोगे ना। तो रिवाइज में तो जितने डेरिवेशंस आए हैं वो तो मैं ऑलरेडी बता, स्कूल के वाले डेरिवेशन मैंने सारे कराए क्लास में, तो कोई ये नहीं कह सकता तो कंपटीशन में पढ़ाते डेरिवेशन नहीं कर, मैंने कराए सारे। कॉपी बनाओगे तब तो पता होगा, सब कराया है ना। तो 50% सिलेबस के साथ जंग में उतरे रहना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फलना एलएन है, आकाश है, रेजोनेंस है, बंसल जितने हैं ना। और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, अरे टेलीग्राम में सबका आता रहता है पेपर, प्रिंट निकालो और घर पे प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, तुम इन सारे चैप्टर के साथ कनेक्टेड रहोगे, वरना ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चाहो तो अभी भी कर सकते हो। अरे मान लो तुमने 50 सेट या 20 सेट क्वेश्चन पेपर रख लिया, पहले सेट में से तुमने 5 चैप्टर पढ़ रखे हैं, 5 चैप्टर क्वेश्चन बना के देखो कॉन्फिडेंस कैसा जाता है, 1-2 तो बनेंगे। फिर उसको कचरा नहीं करना, रख दो, 2 चैप्टर और पढ़ लिया, फिर उठाओ फिर बनाओ। तो 1 साल तक इसको फॉलो करो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा सीन क्या चल रहा है, जबरदस्त हो जाएगी तैयारी। कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, तुमको हर चैप्टर की नस पकड़नी पड़ेगी, इस चीज को कैसे पढ़ा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिजिक्स पढ़ना सिखाया है कि पढ़ना है कैसे। अब लेकिन तुम अप्लाई करोगे तब, जूता में एक बार इसे रगड़ देने से नहीं चमकता है, पकड़ के जितना रगड़ो मस्त मुंह दिखने लगता है। तो रगड़ने वाला काम थोड़ी करेंगे यार, हमने खरीद के दे दिया, लो अब लपेटो, अब रगड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा सिंसियर, आंख बंद करके कुछ भी नहीं बोलना है। मान लो बच्चा, अगर मैंने यार कितना टाइम लग जा रहा है, हाँ मान लो अगर ऐसा लिख दिया, पहचानो जरा, डरना होना नहीं है, कभी भी बेसिक से पीछे नहीं हटे। जैसे देखो मैं इसमें कैसे कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, नहीं रखना है, हिंदी नहीं आता समझ, सारा प्रोसेशन निकाल देंगे तेरे को, बता रहा हूं। अब तुम करो, हम चाह रहे तुम करो एक बार, अब तुम देखो, अब कहीं और जाओगे तो वहां भविष्य बर्बादी होगा। अब हम खराब भी पढ़ाएंगे, तुम्हारी मजबूरी है और 2 महीना जेल में, क्यों भाई, अभी तुम फुल फॉर्म में है। अब कहीं और जाके पूरा फीस थोड़ी भरोगे साल भर का, और तो फट से बोल देगा अगले टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, झेलाओगे तुम ही। तो देखो इधर, मान लो बच्चा अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, डरना नहीं है ना, वाई आई कैप एक्स शेयर, इसको मैं थोड़ा नोट डाउन करके लिख रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव का है, पर तुम अपने में भरोसा रखो, देखो आंसर आएगा। कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव नहीं पता, कैसे पता करोगे, सॉल्व, कॉन्फिडेंस क्या करना है, सॉल्व। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कैसे पहचान लो, सर एक्स वाई लिख दिया, स्टेप फॉलो करें, फिर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। बोलो पहला स्टेप, सर w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, बढ़िया क्या, f को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा, y i कैप x j कैप, ठीक है यार। इसको बोलो dx i कैप dy, बढ़िया क्या, हम i को i के साथ खेलते हैं, ऐसा मैंने कभी तो नहीं बोला x को x के साथ करते हैं, भाई i का i चलता है ना डॉट प्रोडक्ट, j का j चलता है, ऐसा सिखाया है। चलो बोलो आंसर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो y dx आया क्या, y dx प्लस x dy आया क्या, यस बढ़िया। क्या ये सॉल्व हो सकता है,
क्या ये सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना तो बोलो। अरे यहाँ क्या है और इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या एक्स और वाई के बीच में कोई रिश्ता दिया हुआ है क्या? तो तुम फट से क्या बोल दोगे और तुम हो जाओगे, ठीक है क्या? क्या कहाँ इक्वेशन दिया हुआ है क्या? तो हमें दिमाग की तीसरी बत्ती भी जलानी पड़ेगी। अब इस पॉइंट को इसीलिए मैंने नोट करके लिखा, ये केवल यहां मुंह उठा के नहीं, तुम्हें लाइफ में दोबारा मतलब फिजिक्स जब तक पढ़ रहे हो ये दोबारा भी आएगा और ये चीज अपन दिमाग से निकाल, जबकि ये तुम पढ़ चुके हो। दिखाओ जरा, ये कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? कभी देखा हो टाइप से इस इक्वेशन को? कहाँ देखा है बता, स्टार्टिंग में ऐसा कोई फॉर्मूला हो दिस, कौन सा प्रोडक्ट रूल टाइप का कुछ पढ़ा है क्या? अरे कुछ पढ़े हो, u इंटू बी इज इक्वल टू यू डैश बी प्लस बी डैश, बस ऐसी बत्ती जलता है और फिजिक्स आ जाता है। और यही फिर लोग बोलते टफ है बड़ा, यही कॉन्सेप्ट, इसी के पीछे मर रहा हूँ इतने दिन से। मैंने तो हर बार बोला जो पढ़ो कहीं भी मुंह उठा के आ जाएगा और सवाल टफ बना, ऐसा पढ़े हो क्या? और तुमने पढ़ा है क्या कि डिफरेंशिएट करोगे तो जो आंसर आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो वही मिल जाएगा, उसका उल्टा होता है ना इंटीग्रेटेड, सुने ऐसा पक्का क्या? तो अगर मान लो u डैश b प्लस b डैश u का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये मिलेगा। अरे भाई अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए u b को तो ये वाला आंसर आता है क्या? तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? इधर तक पकड़ इसको, ये क्या है? तो डिफरेंशिएट कौन हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव्स को बोलते हैं, dx हुआ क्या? और यहाँ देखो फिर कौन है और डिफरेंशिएट कौन हुआ, समझ गए क्या? तो इस वाले भाई साहब का इंटीग्रेशन कौन बच्चा बता पाएगा? अरे एक्स वाई रे, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे dx तो मल्टीप्लाई में कौन, तो लायक ही नहीं हो कि मैं बताऊं तुम्हें कुछ। x को डिफरेंशिएट करोगे dx तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा, y, और y को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा? तो ये देखने में एक पल के लिए क्या लगा था, नॉन कंजर्वेटिव लगा था ना, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना, जब ऐसे वाली शक्लें तुम्हें दिखाई दे तो कभी भी तो दिखे ना कि सर, मैं बता देता हूँ कब कब इसके बारे में तुम्हें याद आना चाहिए। जनरली आमतौर पे आपको दिखेगा आई कैप के साथ x, जनरली आमतौर पे आपको दिखेगा जे कैप के साथ y, z के साथ k, यही दिखते हैं। जहां उसने ऐसे ऐसे पलटी पुलटी मारा ना, तो एक बार मन में जरूर ख्याल आना चाहिए कहीं ससुरा ये वो वाला तो नहीं है, u डैश b प्लस b डैश वाला, समझ गए क्या? ऐसे करके आपके ऐसा नहीं है फोर्स में ही खेलेगा, आगे और भी चीजें आएंगी वहां भी ऐसा बन सकता है, तो दिमाग की बत्ती जला के रखना, ठीक है क्या? तो अब बोलो इसका आंसर, अब भी नहीं बता पाओगे तो इंटीग्रेट करा तो कितना आया, एक्स वाई लेके कहां से कहां गए थे, नहीं दिया क्या बॉयज? मान लो 1,2 से कहां गए हो 3, इधर लिखो कहां 1, और यहाँ 3, आते हैं क्या? तो पहली बार एक्स जगह कितना पुट करा और वाई जगह कितना पुट करा, आया क्या समझ में? फिर एक्स जगह कितना पुट करा, वाई जगह कितना पुट करा, कितना है आंसर? 12 माइनस कितना होगा भाई, 2 है क्या? क्या मैंने सिखा दिया, बढ़िया समझ में आया? तो ये था तामझाम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का, तुम्हें शायद थोड़ा टेक्निकल भी समझ में आ गया होगा और दूसरा है, ठीक है? आज ही जाके केयर करना। हाँ जी, इसका आंसर बोलो जल्दी से, और नहीं बोल पाए तो अपने गाल पे खुद ही एक थप्पड़ मार लेना, ये तो तेरा डंडा लेके आएंगे। जल्दी बोलो यार, अरे बोलो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा है, कौन सा? ये भी नहीं है, अरे इसको किससे मतलब है यार, इनिशियल फाइनल, तो तुम आगे ओवरऑल कितना हाइट नीचे लेके आ रहे हो, यही लेके आ रहे हो ना यार? यार ये अच्छा ही होता तो एमजीएच, इसके लिए भी क्या बोलते हैं, इसके लिए भी क्या बोलते हैं? चलो 2 सवाल और है, ये निपटाना तुम लोग, ठीक है?
वाह, इस बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। चल खत्म करते हैं इसको। अच्छा, ये तो ऐसे ही किसी और का पड़ा हुआ रह गया है। टाइम यार कैसे तो चल नहीं रहा है। तू घर पे बैठ रहे, तेरे से नहीं हो पाएगा पढ़ाई। फालतू में किसी दिन मेरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, समझ रहा है? थोड़ा डर वर नहीं है? क्या बात कर रहा है? अच्छा, मेरे से ही क्या डर है? तब इतना बदतमीजी कर लेता है। मतलब बाकी टीचर के तो सर पे नाचता होगा फिर तो। चलो, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी की फील आ चुकी है ना हमें? कैसे? वो वाला लाइन पकड़ो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड। बैठ गया है ना? पक्का लॉजिक। तो अब जरा देखना इसको। हाँ जी, यहाँ कुछ लिखा है अंग्रेजी में, पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिस्चार्ज। इसमें एक और शब्द जोड़ दे क्या? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्यों बोला? मास्टर पकड़ के मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से स्टेटमेंट लिखूं क्या? लिखा ही नहीं था, अरे उधर कौन लिखा था? बर्तन में नहीं नहीं हूं मैं, जरा पकड़े। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यू से लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी बड़ी बात लिख दी, अंग्रेजी में यही बात बोल रहे थे देर से। अगेंस्ट तो नेगेटिव नहीं लगाओगे। दोगे तुम लोग एक दिन मुझे। चलो देखो जरा, ये ठीक है कहानी। इसमें ना कुछ मजेदार किस्से से है, जरा देखो इसको। इसी को बच्चा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। अब ये वर्क कौन कौन सा फोर्स कर रहा होगा? कंजर्वेटिव। ये तभी लिख पाए, ये सब कंजर्वेटिव के लिए ही वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वैलिड ही नहीं है। और इसी को हम मॉडिफाई करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में। अभी सिखाता हूँ, जरा देखो चलो। ऐसा तो जरूरत पड़ने पे क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या देखो तो, नेगेटिव फोर्स कौन सा वाला देखते चलो, कंजर्वेटिव डॉट डी। आया क्या समझ में? कांस्टेंट रहा तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे कांस्टेंट वाले में कौन सा आ जाए, एमजी आएगा ना। ये फॉर्मूला मुंह पे रख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जरा देखो, मान लो बच्चा, ये रहा हमारा धरती, सरफेस बना, ठीक है। इस सरफेस पे जरा देखना ध्यान से, है ना, इस सरफेस पे एक m मास के ब्लॉक को मैंने रख दिया, ठीक है, बढ़िया। इस m मास के ब्लॉक को मैं उठा के किसी h हाइट पर लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है। क्या मैंने ऐसा एज्यूम अभी किया है, मैंने किया, मेरा मन, मेरा जहां मन करेगा जो वो मैं मानूंगा, और ये कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखो, मैंने कहा कि मान लो इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ui, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बढ़िया। क्या अगर मैं इसको उठा के ऊपर रखना चाहता हूं तो कौन अपने चल जाएगा क्या? रखे रखे तुम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो लगाओगे ही, और यही जो तुम वर्क कर रहे हो, यही जो फोर्स तुम लगा रहे हो, किसके अगेंस्ट में लगा रहे हो? कौन सा कंजर्वेटिव? ग्रेविटेशन, यही है ना। जरा पकड़ना चीजों को। तो तुमने कहा कि सर अगर आपको h हाइट पे इसको उठा के रखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, नेगेटिव ऑफ
वर्क डन बाई, ऐसा लिखना स्टेप, देखो प्लस माइनस से कंफ्यूजन मत रखना। तो अब मुझे जरा बताओ, जरा देख के और आराम से बताना, यहाँ क्या नेगेटिव है? वर्क यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स कर रहा है? अरे ग्रेविटी वाला है ना कंजर्वेटिव फोर्स, पक्का ना? तो अब मुझे जरा बताना, ये नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, बढ़िया खुश, और यहाँ पे बच्चा फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें? ग्रेविटी वाला। किधर लग रहा है? पकड़ पा रहे हो क्या? लेके किधर जा रहे हो? ऊपर प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे बोलो? माइनस एम जी, आए क्या समझ में? कोई मेरे से माइनस माइनस से नहीं लड़ेगा, किताब पढ़ोगे झेलते रहोगे, सब कुछ लिख देता है। देख लो जरा कैसे दिखा, फॉर्मूला वही लगाया ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव यहाँ चेपा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में इस बार कौन सा था बच्चा? ग्रेविटी भाई साहब थे, तो ग्रेविटी का अब मत पूछना, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस mg, देख लो बढ़िया। तो आंसर कितना आया बोलो तो? mg आया क्या समझ में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बताओ, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस, समझ गए? जरा देखना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी छूट पटांग चीजें लिखूंगा, बचा पाओगे तो ठीक है। u फाइनल माइनस u, ठीक है क्या? ऐसा लिख दिया ना? तो अब बताओ, अगर एज्यूम कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है एज्यूम? मैं, तुम भी करो। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई साहब यहाँ पे कोई हाइट नहीं, जैसे जनरली अपन अर्थ पे पढ़ रहे हैं, तो अभी तो अर्थ पे अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो हाइट उसने तो अरे जहां था वहीं पड़ा हुआ है यार, तो हम अर्थ पे क्या एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एज्यूम करते हैं, ठीक है क्या? तो अगर मैं एज्यूम करूं कि ui अगर है जीरो, तो किसी h हाइट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg, समझ गए क्या? बोले तो पहले से पढ़ा हुआ था, नाम चेंज कर दिया आपने, और क्या नहीं पढ़े हो गया? तो ये देखो लॉजिक आया समझ में? थोड़ा सा मैं इसके साथ छेड़खानी करता हूं तो मुझे बताना, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बच्चा इस h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट ए पे कितनी है, तो मेरे ख्याल से तुम निकाल चुको, हाथ बंद करके फट फट mg बोलते जाओ, क्यों भाई? मैं कह रहा 10 मीटर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, कितना पोटेंशियल एनर्जी? mgh, ठीक है क्या? तो यहाँ प्लस mgh क्यों आया? क्योंकि तुमने यहाँ जीरो माना, लॉजिक है कि नहीं भाई? हमने जीरो माना इसलिए प्लस mgh आया ना। इसको कितना माने थे? जीरो माने ना भाई, तभी तो आया प्लस mgh। लॉजिक है कि नहीं? मेरा मन कुछ और कर रहा है, और मुझे बताना एक्सप्रेशन क्या था, जरा पकड़ो तो। u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू कितना आया था? कंफ्यूज मत हो, तुम थोड़े प्रो हो जाओगे ना, तुम अपने हिसाब से जहां मन करेगा जीरो रख लोगे, जहां मन करेगा माइनस, जहां मन करेगा, डर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बर्दाश्त करो, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर मान लो मेरा मन कर रहा है कि हम u फाइनल को क्या मान लें, मान कौन रहा है? हम मान रहे हैं ना। अगर मैं u फाइनल को जीरो मान लूं तो जरा चेक करो तो क्या आएगा, देखो तो। u इनिशियल कितना आया फिर? माइनस mgh आया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो बात तो एक ही रहा ना। अरे ऊपर में बोल रहा हूँ प्लस में ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उतना ही गड्ढे में चलेगा तो माइनस में ही है यार। क्या बात तो एक ही रहा ना। अभी भी तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? mgh का ही तो आ रहा है, समझ गए? तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास ये छोटा सा फॉर्मूला आ रखा है। अब जरा देखो इस पे हमें सर सवाल कौन से मिलने वाले हैं? फॉर्मूला रटा गया क्या? डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के हमने एग्जांपल पढ़ रखे हैं, बट हमारे में जो सिलेबस में है और जो आपको क्वेश्चंस आज टकराएंगे, मतलब जब भी पढ़ोगे तब टकराएंगे, वो ये भाई साहब टकराएंगे ऐसे वाले। देखो नहीं पहुंच पाया मैं जहां पहुंचना था। देखो बेसिकली बच्चा अपन को पोटेंशियल एनर्जी में दो पढ़ने हैं जो सिलेबस में है, सेट्स के और नहीं हो सकते, होने को बहुत सारे हो सकते हैं, पर कहानी यही रहेगा, तुम किसको बस पकड़े रहो,
चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स के टाइप पढ़े क्या, कैसी बात कर रहे हो यार भाई, अभी हम पढ़ेंगे दो ही, लेकिन जो एग्जांपल लिखा तो उसमें आया था ना यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन आया था ना यार, मैग्नेटिक, ये आया नहीं, सारे आएंगे भाई। तो अब एक चीज और दिमाग में घुसा लो, जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा, जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा। सर ऐसा क्यों, आप जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, समझ के बैठ गया दिमाग में। जहां पे भी, जैसे ना आप लोग को 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक 2 चैप्टर है, तो अब मैंने आपको आज बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स आया तो नेक्स्ट चैप्टर बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन होगा, तो पोटेंशियल भी पूरा पूरा चैप्टर बन गया। दिमाग बैठ गया क्या, कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स आया तो उसके लिए पोटेंशियल 100% डिफाइन रहेगा, और दिमाग में फॉर्मूला क्या बैठा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ठीक, हाँ अभी हमें 2 पढ़ना है, एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटेशन वाला, तो हम अभी उसी 2 पे फोकस करेंगे। जल्दी से देखो फटाक से, तो इसको निपटा देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, बेसिकली ये बच्चा किसकी वजह से आएगा, अरे बोलो, पोजीशन, क्यों भाई, अरे पोजीशन ही तो चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे ऊंचे वाले तो कर ही है, एमजीएच थोड़ा सा एक ढंग का एक सवाल करते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा एलिमेंट्री पार्ट आज फिर से सिखाता हूँ। जैसे मान लो, थोड़ा पकड़ना है ना, ऐसे तो बहुत जल्दी निपट जाएगा। हाँ जी, इसके ऊपर एक रॉड को खड़ा कर दिया, ठीक है क्या, एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ है L, मास है M, ठीक है क्या, पेन ऐसा है, उठा के इसको ऐसे खड़ा कर दिया, पक्का क्या, तो खड़ा करने में क्या तुमने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम किया होगा ना यार, तो ये काम इसके अंदर स्टोर होगा, तभी तो गिरेगा चटाक से। एक पिलर खड़ा किया, तुम्हें उसके नीचे खड़ा कर दिया, पिलर गिर गया, तुम चल गए, क्यों भाई, है ना, बहुत जल्दी है तुम लोग को, है बेटा, इधर आ जाओ। तो जैसे अगर मुझे वर्क डन बाय क्या निकालना है, सॉरी मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या, तो तुमने कहा सर, बोलो बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलते जाओ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, बढ़िया क्या, बट इस बार एक तामझाम हो गया, क्या हो गया बोलो, मास मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या हर एक मास का दूरी धरती से सेम पे है क्या, जब ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना चाहिए, बड़े चलो आपको फिर सीधा मुद्दे पे, नहीं दूसरा वाला बोलो, चलो कम से कम याद तो है कि सिमेट्रिक को दिमाग नहीं लगाएंगे, h/2 खत्म, क्यों भाई, इससे नहीं कर, दूसरा वाला चलो। सर एक कोई भी रैंडम छोटा सा मास ले लो, याद आ रहा है क्या, नहीं, रैंडम एक छोटा सा मास ले लो, dm, सीक्वेंस पकड़ो कैसे करता हूं मैं, एक छोटा सा मास ले लिया कोई भी, और इसकी दूरी यहां से कितनी मान ली, किसी x डिस्टेंस पर है, बढ़िया क्या, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई समझते हो क्या, अरे किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना छोटा सा मास, अरे छोटे सा लेंथ पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस छोटे से लेंथ को मान लो मैंने क्या बोल दिया, dx, बढ़िया क्या, देखते चला आराम से। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये dm की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, बोलो बोलो, अरे m/l मास पर यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ में तुम्हें मास चाहिए, कौन सर, क्या इनटू आएगा समझ में, ये क्या है, मास है ना, सोच लो, पक्का, बढ़िया, तो तुम क्या बोलोगे, इधर आ जाओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बढ़िया, अब बोलो, बोलते जाओ, माइनस क्या लगाओ यहाँ पे, हाँ इंटीग्रेट, अरे ठीक है भैया फोर्स तो बताओ पहले, मास कितना, इंटू, बोलो बोलो, m/l इंटू आगे बोलो, अरे ये मास कितने दूर पे है,
यही तो चेंज होगा ना। लिया ना धरती से x, मुझे नहीं पता कि अरे जाना तो पूरा ऊपर तक है, तो मैंने बीच का कोई भी मास ले रखा है ना, तो वो कितने ऊपर है, किसी x डिस्टेंस पर है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं है समझ में भाई, mgh होता है फॉर्मूला, मास इनटू g, और वो धरती से कितना ऊपर है। तो इस बार मैंने रैंडम कोई नहीं पिक किया है ना, तो मुझे एग्जैक्ट थोड़ी पता कि कितना ऊपर है, तो उसको वेरिएबल नहीं ले लेंगे। आना बोले फेंक दूंगा भी तुझे पर में, ऐसे है ना बच्चा, ऐसे। तो आप अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन चैप्टर, वहां पे भी यही आएगा, और मैं वहां सच बताऊंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बस यही है, बार बार नहीं एक ही चीज रिपीट करने वाला। सर ये पूरा का पूरा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, मुझे इसका पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू जी इनटू एच, यही पढ़ा ना यार पोटेंशियल। पर दिक्कत क्या थी कि सर हर एक मास ना अलग अलग हाइट पे, तो क्या करेंगे, तो कोई एक छोटा सा मास ले लिया, छोटे से मास को क्या बोल दिया डीएम, वो छोटे से लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो निकाल लिया। अब इस छोटे से मास में कितना पोटेंशियल, इस छोटे से मास का कितना पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, तो ये एक्स हाइट पे था ना, उसी तरह एक और ऊपर वाले टुकड़े का निकालते हैं पोटेंशियल, फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, और सबको जोड़ देंगे तो पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। एक छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर छोटे का निकाला, फिर छोटे का निकाला, छोटे का निकाला, छोटे का निकाला, छोटे का, और सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा, और वही जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है क्या? तो अभी जो तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, इस छोटे से डीएम मास का, जो कि किसी अब बोलो सर आप एक्स हाइट क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे क्या पता, मैं तो रैंडम कोई भी पॉइंट चूज कर रहा हूं ना, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, सर वेरिएबल लेना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो इसको घर पे जाके, प्लीज थोड़ा दिमाग में बिठाना इस चीज को, ये फिजिक्स की जान है। मैंने तुमसे याद है, मैंने कहा था कि फिजिक्स को 4-5 लाइनों में खत्म करते हैं, जिस बच्चे को कैलकुलस समझ में आ गया, ये वही चल रहा है ना, एलिमेंट्री पार्ट लेके हम कई फॉर्मूले पढ़ेंगे किसी पॉइंट मास के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन जब वो किसी बॉडी पे आता है ना, तो हम एक छोटा सा टुकड़ा लेके सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं पूरी फिजिक्स में, थोड़ा ध्यान देना। तो तुमने कहा, अब इधर आ जाओ, ये लिख लिया एक्सप्रेशन, बढ़िया। अब तुम्हें ये जो मास है कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जीरो से किसी एच हाइट तक, अरे मान लो इसकी हाइट एच है तो अच्छा एल लिया था, जीरो से एल हाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहां से कहां तक वाले को पिक करेंगे, लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, अंदर क्या बच गया, एक्स डॉट, जीरो से इसका इंटीग्रेशन बोलो, m बाई एल जी एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 आया क्या, ये एल से स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, एम जी एल बाई, थ्योरम से भी करते तो ये आता। अरे पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, टोटल लेंथ एल है तो कहाँ पे होगा, एल बाई, और हम क्या मानते हैं कि पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, और ये रहा हमारा असली। ये मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आंसर निकाले, सिर्फ मैंने इसलिए सिखाया दिमाग में रहे। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, और ये मैं चाहता हूँ हर बच्चा टाइम करके आएगा, ठीक है, छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है। एक सर्कल है, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, जिसका रेडियस है हाफ, ठीक है। इस पे मैंने एक चेन को रख दिया, ठीक है। इस चेन का बच्चा मान लो मास है m, और इस चेन की लेंथ है l, थोड़ा आसान कर दिया मैंने, ठीक है क्या। अब आपको ये निकालना है कि भाई इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। क्या इसमें सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे अब, तो सिमेट्रिक है क्या ये, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ऐसे दिख रहा तुम्हें, तो अब तो नहीं लगेगा ना C1, अब तो करना पड़ेगा। चलो 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 थोड़ा सा मैं हेल्प करा रहा हूँ, उसके बाद तुम करोगे घर पे। तो तुम्हें क्या लगता है पहला स्टेप क्या, तुम अब यहाँ पे पकड़ पाए क्या, हर एक मास अलग अलग हाइट पे है, और ना ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो अब हमें झक मार के अपना वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, छोटा सा मास चूज कर ले, सोच लो, चुप देखते चलो, यही तो है फिजिक्स की खूबसूरती, जरा सीखो। छोटा सा काट लिया क्या, इस छोटे से मास को क्या बोला बोलो, और ये कहीं छोटे से टुकड़े पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना,
इसको क्या ले लिया, हर बार स्टेप घिसा पिटा। तो अब जरा मुझे बताना, अब देखो यहाँ पे सीन थोड़ा सा बनेगा, और ये यहाँ के लिए नहीं, आज के बाद कभी भी फिजिक्स में ऐसा कर्व आ जाएगा तो हर बार ये स्टेप फॉलो करना है। वो सीधा वाला देखा ना, जरा पकड़ना, जब रॉड वाला सर करते हो तो किसी एक्स डिस्टेंस में से वेरिएबल टाइप से चूज कर रहे थे। अब कभी कर्व ऐसे दिख जाए, कर्व कभी भी कर्व दिख जाए, कोई भी सवाल हो, यही फॉलो होगा स्टेप। कर्व पे एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो यही स्टेप फॉलो करना है, कर्व पे एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो यही स्टेप फॉलो करना है। लिख के दिखाओ जरा, देखो। हाँ जी, टुचुक और ऐसे टुचुक, ठीक है। यहां पे कुछ एंगल थीटा लिया, ये एंगल कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल वेरिएबल है। पूछो क्यों? ये जो मास, देखो यहाँ पे पिक कैसे किया जाता है चीजों को। वहां पे जो तुमने x डिसाइड किया था, वो x दूरी थी छोटे छोटे एलिमेंट्स का। थोड़ा रिलेट करते चलो, मजा आ जाएगा। ये जो x डिस्टेंस था बच्चा, ये x फिक्स था कि वेरिएबल था? और यही x बता रहा था ना, सब अलग अलग जगह पे हैं, यही x बता रहा था ना। अरे x0 रहा तो पहला वाला मास, x1 रहा थोड़ा ऊपर ऊपर, ऐसे किया, थोड़ा पकड़े रहना, मजा आ जाएगा। और देखो जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो इसी x पे लिमिट लगा के सॉल्व किया था क्या? देखो तो x वेरिएबल था, यही 0 से l हाइट तक जा रहा था, तो लिमिट भी देखो यहाँ पकड़ो, x वाले की ही लिमिट लगाई थी क्या 0 से l। तो जो चेंज x ही है ना, वो जो पूरे मास को कवर कर लिया है, x ही वो है जिसने पूरे मास। देखो अभी थोड़ा सा कष्ट होगा, ये सब बड़ी हौसपौच चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन यही जब दोबारा मुंह उठा के आएगा तो तुम प्रो हो जाओगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तुमने देखा कि सर पिछली बार भी आप एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे और यहां से जो डिस्टेंस था वो वेरिएबल था। कैसे? क्योंकि मैं तो रैंडम कोई भी चूज कर रहा हूं ना, तो यहां से किसी भी हाइट पे हो सकता था। और वही x को अगर पूरा 0 से कैपिटल L तक चले जाओगे तो पूरा मास कवर हो जाएगा, यही तो हो रहा था। अब यहाँ पे सीन क्या है जरा देखना, हाँ इसको कवर कर रहा है ना पूरे मास को, तो क्या इस एंगल को 0 से ऐसे 90 डिग्री तक घुमा दिया तो पूरा मास कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पे कौन वेरिएबल था? x था, तो एक्सप्रेशन किसका आया था? dx का, तो तुम मस्त इंटीग्रेट करके सॉल्व कर ले गए। तो अब यहां से दिमाग की घंटी ऐसे चलनी चाहिए, सर इस बार वेरिएबल किसको बना रहे हैं? थीटा। सर जब भी r का आएगा वेरिएबल किसको बनाना है? पूरी फिजिक्स में आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे वहां पे दिया रहेगा ऐसे करके, भैया यहाँ पॉजिटिव करके बोलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बनी। अच्छा एलिमेंट्री पार्ट लो, ऐसे ऐसे खींचो और यहाँ थीटा करेंगे, पहले बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो जैसे ही कर्व आया, फट से थीटा लिया, और तुम कहना हम इस थीटा से पूरा जो है जम्मू में बैठे हुए सबको थीटा पे कवर करेंगे। किस वाले केस में? आर। जब भी कर्व आया थीटा, जब भी कर्व आया थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब रटा रटा इस टाइप बच्चा देखो, मैं पूरा नहीं कर रहा, बस 2 मिनट और दे दो। और ये जो आर्क बना रहा होगी बेटा बहुत टुच्चा सा एंगल बना रहा होगा, जिसको क्या लिखेंगे? बढ़िया क्या? हमने स्टार्टिंग में एक रिलेशन पढ़ा था, रेडियस, एंगल और आर्क में क्या था? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई, ऐसा पढ़ा था क्या कभी? तो जरा इधर देखो, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बेटा कितना है? dx बाई ये क्या है? रेडियस आएगा। तो अब इधर बताओ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर डी। ये सब दिमाग में एक बार बिठा लो, पूरी अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, वहां फिर से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और बहुत बार ये लोग मुंह उठा के पूरा पूरा बॉडी ऐसे करके आर्क में घुमाएगा। तो आज के बाद कभी भी आर्क का सवाल आया तुमने दिमाग में यहाँ बिठा लिया, सर एलिमेंट्री लो, काटो, बीच में डी थीटा करो, यहाँ से थीटा लो, स्टेप यही फॉलो होगा हर सवाल में। बस यहाँ मास की जगह चार्ज आ जाएगा, समझ गए क्या? चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, स्टेप यही फॉलो होगा। जरा देखना, बस खत्म होने वाला है। तो पहला स्टेप यहां तक ठीक है क्या? देखते चलो। अब थोड़ी बातें और यहाँ पे, तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या? अगली क्लास में हो जाएगा चैप्टर खत्म ऑलमोस्ट, क्योंकि अगली क्लास हमारा होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर खत्म। फिर छोटा सा टिच्चा सा पावर है, तो मतलब इस वीक में नहीं होगा तो संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके निपटा देंगे। तो अगली मंडे से अपन C1 पे घुस जाने की कोशिश करेंगे। पकड़ना जरा बच्चा। तो सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, बाहर माइनस लगाया, बोलते जाओ, बढ़िया। F ये ग्रेविटी वाला है ना, डॉट यही चलेगा कहां?
अब जरा सा पहले ग्रेविटी वाले फोर्स को तो पकड़ लेना कि सर इसके साथ क्या क्या हो जाएगा। मास बोलो, ये छोटा सा मास dm कितना होगा, बोलो जल्दी। m बाई, नहीं आया समझ में, कई बार रेडियस दिया हुआ है ना बच्चा, तो ये m बाई एल नहीं होगा, ये लेंथ पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा होता तो पाई आर, और क्वार्टर है तो पाई आर बाई, समझ रहे हो क्या? तो ये l की जगह हम पाई आर बाई 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल अभी l रखा है, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो। ये dm कितना होगा, m बाई एल इंटू, क्या आ रहा है बात समझ गए, सोच लो। अरे यार, और dx की वैल्यू कितनी आ रखी है, समझ रहे हो क्या? आज घर जाके पहले 2 बार 3 बार चला लेना। तो तुमने कहा सर dm इज इक्वल टू आया हमारे पास m बाई एल, और dx को हटा दिया किससे, आर डी थीटा। ऐसा क्यों करा सर? क्योंकि इस बार थीटा के अलावा भी तो घुमाओगे, तो आपको क्या चाहिए था, डी थीटा चाहिए था। हमने चालाकी करके डी थीटा भी निकाल लिया, बढ़िया क्या? ये भी तुम्हारे पास क्या रखा है, छोटा सा मास का, छोटे से मास पे कितना, सॉरी ये तो केवल छोटा सा मास है कि छोटा सा मास कितना है, m बाई एल आर डी थीटा, बढ़िया क्या? ग्रेविटी वाला फोर्स भी तो लगाना है ना, तो वो तो m इंटू जी होता है, m इंटू जी इंटू एच, यही करते हो ना, m इंटू जी इंटू, पर ये वाला सबका हाइट अलग अलग होगा ना, क्यों भाई? इसको y बोल दूं क्या, क्योंकि ये y हर जगह अलग 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 होगा, यानी ये y भी कैसा है कि नहीं? अब सर एक और नया आ गया, तो दिमाग में फिर से बहुत ज्यादा चीज नहीं होते वेरिएबल हटाने के लिए। इससे पहले भी हम x से टकराए थे, इससे पहले भी इंक्लाइन प्लेन में x से टकराए थे, क्या उसको हमने हटा दिया था? जो नोन है उसमें हटाया था ना। इस बार तेरे पास नोन क्या है, और क्या नोन है? अरे रेडियस यार, एक थीटा नोन है और क्या नोन है, तो मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, और यही है फिजिक्स का माहौल, यही होता है, और कुछ टफ नहीं होता है, बस थोड़ा दिल पे पत्थर रखे रहो। तुमने कहा सर यहाँ पे देखो तो ये क्या बेटा, दिख रहा है क्या, और ये भी क्या है, आर ही है ना, हाइपोटेन्यूज आर परपेंडिकुलर, तो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई, दिखा क्या? तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर साइन थीटा, आया क्या? देखते चलो, कष्ट हो रहा होगा, टफ लग रहा है, लगने दो, बट ये आज ही लग रहा है। अब ये जब ग्रेजुएशन पढ़ाओगे फिर आएगा तो तुम सर आज फट से दिमाग की घंटी बजेगी, अच्छा ये कर, और ये सब बातें चलेंगी, सर पूरे सबका निकालना था, तो इस बार x कैसे कैसे पूरा घुमा दो एंगल पे, तो सब कवर हो जाएगा। अब मजे से लिखते आ जाओ, dm आ चुका है, dm आ चुका है। अब जरा ये फॉर्मूला में बताओ, बाहर माइनस, इंटीग्रेशन, मास कितना बोलो, m बाई एल आर डी थीटा, ये मास है ना बच्चा, इनटू क्या करेंगे g, और ये जो वेरिएबल डिस्टेंस था ये कितना था, y था ना, y की जगह क्या लिख दिया, r साइन। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अच्छा बताओ, अब सारे मासेस को कैसे कवर कर सकते हैं, कितने से कितने एंगल तक में, 0 से, ठीक है, 0 से कहां तक जा रहा है, तो यहाँ क्या लिख दूं, और यहाँ क्या लिख दूं, आया क्या समझ में, खत्म। जो कांस्टेंट बाहर कर दो, m बाहर, l बाहर, r बाहर, r स्क्वायर, g बाहर, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा, 0 से, देखो मैं चाहूं तो ये सब बिना कराए आगे बढ़ सकते थे, मैं नहीं था तो पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सवाल इसी तरह की टफ और मुझे तेज बनना है, मैंने इसलिए कराया ताकि तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर कर दूं कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में आर आए तो दिमाग की घंटी फट से जल जाए। स्टेप यही फॉलो होगा, हर बार स्टेप यही फॉलो होगा, आर्क लो, डी थीटा करो, तोड़ो, समझ गए? आज जाना, अभी कल तुम्हारी फेयर कॉपी, अच्छा कल का एक्स्ट्रा क्लास करेगा, टाइम टेबल है किसी के पास, देखो जरा। अच्छा चलो मैं भेज दूंगा, स्कूल से आके देख लेना मैसेज, ये ना कहना सर मैंने नहीं देखा था, 5 से 10:30 12 की शाम से, चलो देख लेता हूँ। सही होगी।